नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगल आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जिस पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ उस पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार अजमेर राजस्थान आकर रहने लगा। मन्नू भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अजमेर से पूरी की। स्नातक की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय तक कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। बाद में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की। सेवानिवृत्ति क्या होती है बच्चों? सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है अपने कार्यों से, अपनी सेवाओं से रिटायरमेंट ले लेना। कहने का अर्थ है लेखिका ने अध्यापन कार्य से रिटायरमेंट ले लिया। बच्चों, लेखिका को उनके लेखन कार्य के लिए बहुत से पुरस्कार भी मिले थे, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत अकादमी, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आदि के अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इनकी प्रमुख कहानियां एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है, त्रिशंकु आदि हैं। बच्चों, इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास भी हैं, आपका बंटी और महाभोज। इसके साथ साथ लेखिका फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी लिखती थी। 80 के दशक में प्रसारित इनका रजनी धारावाहिक काफी लोकप्रिय था। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा आत्मकथ्य है। इस कहानी में लेखिका ने किशोर जीवन अर्थात टीनेजर की घटनाओं के साथ अपने माता पिता प्राध्यापिका शीला अग्रवाल तथा सन 46 और 47 की आजादी की लड़ाई में भाग लेने का वर्णन किया है, जिसे हम विस्तार से समझने के लिए कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे ताकि आप पाठ को आसानी से समझ सकें। ये बिंदु निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, लेखिका, पिताजी और माँ। नंबर 2, अजमेर में उनकी स्थिति। नंबर 3, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का प्रभाव। नंबर 4, लेखिका का परिवार और पड़ोस। नंबर 5, पहली बार पिताजी का ध्यान लेखिका पर केंद्रित होना। नंबर 6, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की प्रेरणा और पिताजी का विरोध। नंबर 7, प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के लिए। नंबर 8, आजाद हिंद फौज का मुकदमा। नंबर 9, डॉक्टर साहब की प्रशंसा का कारण। और नंबर 10, शीला अग्रवाल पर अनुशासनात्मक कार्यवाही। बच्चों, अब हम एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं नंबर 1 पर, लेखिका, पिताजी और माँ। लेखिका बताती है कि उसका जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, लेकिन उनका बचपन अजमेर में बीता। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था, जिसकी ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से रहते थे। उनकी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं हमेशा बिखरी रहती थी। इन्हीं के बीच वे कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। और नीचे की मंजिल पर लेखिका की माँ उनके सभी भाई बहनों के साथ रहती थी। लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि वे बेपढ़ी थी, व्यक्तित्वहीन थी। तो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है? क्योंकि वे सुबह से शाम तक सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का ही पालन करती रहती थी। पति की हर प्रताड़ना को अपनी किस्मत और कर्म का फल समझकर सह जाती थी। उनका धैर्य, त्याग और सहनशीलता लेखिका को असहाय मजबूरी में लिपटा नजर आता था। रसोई, बच्चों और पति के अलावा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। ये सब करना और सहना लेखिका को कभी भी रुचिकर नहीं लगा। लेखिका अपने माँ के इस स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी और इसलिए लेखिका कभी भी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं बना पाई और लेखिका ने अपना जीवन अपने ही तरीके से जिया। अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। वे समाज सुधार के कार्यों से जुड़े हुए थे। लेखिका बताती है कि वे शिक्षा के उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाते भी थे। वे बड़े ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर क्रोधी भी थे। अब है नंबर 2, अजमेर में उनकी स्थिति। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण लेखिका के पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाया
ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, पर ऐसा हो न सका। इस शब्दकोश ने उन्हें प्रतिष्ठा तो बहुत दिलाई, पर पैसा नहीं दिला पाया। आर्थिक तंगी के कारण वे अत्यंत क्रोधी हो गए थे और अपना सारा क्रोध माँ पर निकालते। माँ बेचारी हमेशा थरथराती कांपती रहती थी। अब है नंबर 3, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का प्रभाव। लेखिका बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने लेखिका के अंदर हीन ग्रंथियों को जन्म दे दिया था। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था। लेखिका काली थी और उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी। बहन सुशीला से लेखिका की हर बात में तुलना करते हुए उसकी प्रशंसा किया करते थे, जिससे लेखिका के हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई थी। यही कारण है कि हीन भावना के रहते लेखिका अपनी किसी उपलब्धि पर आज तक भरोसा नहीं कर पाती है। लेखिका को आज भी उनके शक्की स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। अब है नंबर 4, लेखिका का परिवार और पड़ोस। लेखिका बताती है 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका 7 साल की थी, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी सुशीला के साथ लेखिका ने अपना बचपन बिताया। लेखिका ने अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना आदि खेल भी खेले। लेखिका बताती है कि भाइयों का खेलने का दायरा घर के बाहर अधिक रहता था और लड़कियों का घर के अंदर। लड़कियों की खेलने की सीमा थी उनका घर, परंतु लेखिका बताती है कि घर की सीमा केवल घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी, पूरे मोहल्ले तक जाती थी। कहने का मतलब है कि लड़कियां पूरे मोहल्ले के घरों में खेलती फिरती थी। पूरा मोहल्ला ही उनका घर होता था। लेकिन लेखिका आज के फ्लैट कल्चर से अत्यंत आहत है। इस फ्लैट कल्चर ने हमारे परंपरागत पड़ोस कल्चर से अलग करके हमें कितना असुरक्षित व असहाय बना दिया है। अपनेपन और भाईचारे की भावना कमजोर पड़ गई है। व्यक्ति बंद कमरे तक सीमित हो गया है। बच्चों, आप में से भी अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो फ्लैट में रहते हैं और कुछ परंपरागत घरों में। परंपरागत घर मतलब इंडिविजुअल हाउस। अभी भी बहुत से लोग इसी प्रकार के घरों में भी रहते हैं। जो इस प्रकार के घरों में रहते हैं उन्हें आज़ादी से खेलने, कूदने, घूमने फिरने, घरेलू खेल खेलने के अधिक अवसर मिलते हैं। तो लेखिका भी परंपरागत घर में रहकर बड़ी हुई थी। वह, उसकी सहेलियां, उसके भाई बहन सभी एक दूसरे के घरों में जाते, छतों पर चढ़ते, पतंग उड़ाते। और तो और लेखिका के कहानियों के पात्र भी लगभग उसी की गली मोहल्ले के ही हैं। लेखिका को यह सब एक सुखद आश्चर्य लगता है। बच्चों, पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। परस्पर सहयोग और दया की भावना का उदय पड़ोस से ही होता है। पड़ोस मनुष्य को निराश नहीं होने देता, उसे टूटने नहीं देता और व्यक्ति अकेले होने का अनुभव भी नहीं करता। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है पड़ोस संस्कृति फ्लैट संस्कृति से कहीं अच्छी थी। मनुष्य के विकास में पड़ोस की जितनी भूमिका होती है उतना अन्य किसी की भी नहीं। अब है नंबर 5, पहली बार पिताजी का ध्यान लेखिका पर केंद्रित होना। बच्चों, जैसा कि लेखिका ने बताया है कि जब उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और दोनों बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए तो पिताजी का सारा ध्यान लेखिका पर केंद्रित हो गया। पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई घर से दूर रहूं। रसोई घर को वे भटियार खाना कहते थे। बच्चों, भटियार खाना मतलब हमेशा सुलगती रहने वाली भट्टी, जहाँ कुछ न कुछ बनता ही रहता है। वहाँ काम करते रहने से अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने और सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो इस प्रकार लेखिका के पिताजी लेखिका की योग्यताओं और क्षमताओं को सीमित नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों की बहसें सुने, उनके बारे में जाने। लेखिका तब छोटी थी, उसे राजनीति की ये सब बातें तो समझ नहीं आती थी, पर देशभक्त शहीदों की कुर्बानियां सुनकर उसका मन दुखी हो जाता था। इस प्रकार कक्षा 10वीं तक लेखिका बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना कोई चुनाव किए पुस्तकें पढ़ लेती। अब है नंबर 6, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की प्रेरणा और पिताजी का विरोध। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लेखिका का परिचय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने लेखिका को चुनकर किताबें पढ़ना सिखाया। किताबें पढ़कर लेखिका शीला अग्रवाल से उन पर बहस और चर्चा
करती। उनके साथ रहकर जितना लेखिका को समझ आया उतना समझा। देश की स्थितियों के बारे में जितना पिताजी से सीखा था उसे आगे बढ़ाने में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका की बड़ी मदद की। अब लेखिका उन दिनों की बात कर रही है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। सन 1946-47 के दिनों में घर बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और हर युवा का उनसे जुड़ने का उत्साह। लेखिका भी युवा थी। ऊपर से शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। बच्चों, लावा मतलब आग, अर्थात लेखिका में देश को आज़ाद करवाने की क्रांति की आग भभक उठी। अब लेखिका हड़तालें कराती, नारे लगाती, लड़कों के साथ सड़कें नापती फिरती तो यह सब उसके पिताजी के बर्दाश्त करने के बाहर था। बच्चों, एक और तो उसके पिताजी यह चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभा को रसोई में ना झोंके, देश में हो रहे राजनीतिक बदलाव को समझे, उनके साथ बैठकर राजनीति पर बहस करे। तो दूसरी ओर जब लेखिका ने सक्रिय रूप से आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया तो यह उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार लेखिका के पिताजी नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री मन्नू सड़क या चौराहों पर जुलूस का नेतृत्व करे तथा भाषण दे। दूसरी ओर वे लेखिका को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की भी सीख देते थे। तो बच्चों, दोनों बातें एक साथ संभव न थी। पर लेखिका पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना आज़ादी के आंदोलन में निरंतर भाग लेती रही और पिताजी से बहस करती रही। अब है नंबर 7, प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के लिए। एक बार लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का एक पत्र आया कि लेखिका पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी क्योंकि वह कॉलेज की लड़कियों को आज़ादी की क्रांति में भाग लेने के लिए उकसाती है। पत्र पढ़कर पिताजी क्रोध से तिल मिला उठे और कहने लगे कि ये लड़की मुझे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। लेखिका डर के मारे पड़ोस में जाकर बैठ गई। जब पिताजी प्रिंसिपल से मिले तो प्रिंसिपल बहुत परेशान थी। उसने बताया कि लेखिका के एक इशारे पर सारी लड़कियां क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती हैं और नारे लगाने लगती हैं। लेखिका की वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। ये सब बातें सुनकर पिताजी क्रोधित होने की बजाय प्रिंसिपल को बड़े गर्व से कहकर आए कि ये तो पूरे देश की आवाज़ है, इस पर भला कोई कैसे रोक लगा सकता है। पिताजी जब वापस घर आए तो लेखिका बड़ी घबरा रही थी। पर जब पिताजी ने कहा कि मन्नू, तेरा तो कॉलेज की लड़कियों पर बड़ा रोब है, मैं तो प्रिंसिपल को कहकर आया हूँ कि यह तो पूरे देश की आवाज़ है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर लेखिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब है नंबर 8, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने आकर उनसे लेखिका के बारे में कुछ बातें, जैसे मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ है? न जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू की भी ध्यान रह गई है आपको या नहीं? वे तो कहकर आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इस सब से बेखबर जब लेखिका घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद ही अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उन्होंने लेखिका का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कहा, मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार लेखिका की तारीफ करते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। अब है नंबर 9, डॉक्टर साहब की प्रशंसा का कारण। लेखिका याद कर रही है कि उस समय, उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर्विरोधों में जीते थे। वे एक ओर अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजग भी रहते थे। अब है नंबर 10, शीला अग्रवाल पर अनुशासनात्मक कार्यवाही। कॉलेज प्रशासन ने
एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 47 में नोटिस थमा दिया, तो दूसरी ओर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचाया। कॉलेज वालों ने अगस्त में थर्ड ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी, यानी कि देश के आज़ाद होने की खुशी। बच्चों, परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आसान तरीके से व बिंदुओं सहित बनाए हैं। ये उत्तर परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से आप स्वयं भी बाकी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर मुझसे चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर।